ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं क्या बात है। सर उसके जी पास सर, मैंने क्या है कि मुझे आवाज आ लेट रही कर है। दिया उसके पास। आप कह रहे थे ना कि एक रियल है वो 5 रोल फैक्टोरियल। नंबर 61 आवाज मुझे नहीं आ रही। बेटे आप अपना नेट कनेक्शन रिव्यू करें या कोई इशू है। बाकी लोगों की आवाज मुझे सही आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सही। चले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि n फैक्टोरियल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम लोग। जैसे 5 फैक्टोरियल can be expanded as 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2. आंसर इज 120। अगर मैं 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो ये हो, इस केस में P1 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में P1 ये होगा 2, P2 ये होगा, क्या होना चाहिए P2 बताएं। सर 3 होगा। वेरी गुड। और P3 क्या होगा? सर वो 5 होगा। सर 5। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह अगर क्लास चलेगी तो यकीन करें आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं है। अच्छा A1 क्या है? P1 की जो पावर हुआ करती सर थी वो क्या 3 होगी? होगी सर। वेरी 3। गुड, 3 हो गए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। A2 1 होगा। 1। वन। वेरी गुड, 1 ये 1 हो गया। और A3 वो भी 1 वन। होगा। 1। उसकी भी 1 सर। वो भी वो भी 1 हो गई सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वो भी 1 हो गया। तो ये जो नोशंस हैं ये आपके लिए फैमिलियर हैं। क्वेश्चन कुछ और है। आउट एक्सपेंडिंग, बगैर एक्सपेंड किए क्या मैं ये बता सकता हूँ कि किसी भी प्राइम की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी जो n फैक्टोरियल को तकसीम करेगी। जैसे 8 फैक्टोरियल को मैं कैसे एक्सपेंड करूँ, फिर मैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ, काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। इसको अगर लिखेंगे हम तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आएगा। एग्रीड? यस सर। यस तो सर। इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी डिवाइड करेगी? 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 और 2 पावर 7। नजर आ रहा है? 8 से 2 निकलेगा, 6 से निकलेगा, 4 से निकलेगा और ये 2। यहाँ 2, 2 पावर 1, यहाँ 2 पावर 2 है तो 2 पावर 3 हो गई। यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 पावर 4 हो गई और यहाँ से 2 जो है 2 पावर 3 आएगा। 2 पावर 4 और 3 2 पावर 7। एग्रीड? थ्री की पावर ये होगी, एक 6 से आएगी। ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो पूछ ले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये क्लियर हो रहा है? सर ये 3 की पावर 2 कैसे है, ये नहीं समझ आया सर। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2, ओके सर। एक 3 ये होगा, एक 3 ये, तो 3 पावर 2 आ जाएगा। ओके सर। ओके। ओके। इसी तरह 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, 6 में से भी 2 आएगा एक, और 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2। तो 2 अगर देखें तो यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो 2 की टोटल पावर बन जाएगी 7। 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 रहेगी। इससे एग्री करते हैं? यस सर। ओके। तो हम बगैर एक्सपेंड किए अगर मुझे आंसर आ जाए कि बताएं 25
फैक्टोरियल है, इसको 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी डिवाइड करेगी? 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है सिर्फ। 2 पावर A1, 2 पावर A1 क्या होगा? A1 की वैल्यू फाइंड करनी। 3 पावर A2, 5 पावर A3, 7 पावर A4, 11 पावर A5, 13 पावर A6, 17 पावर A7, 19 पावर A8, फिर कौन सा प्राइम आना चाहिए 19 के बाद? सर 23. वेरी गुड बेटे, 23 पावर A9। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड A1, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो पता लगेगा। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका भी है A1, A2 या A3 फाइंड करने का। क्या आप लोग सीखना चाहेंगे कि एक्सपेंड किए बगैर हम फाइंड कर सकें कम से कम कैलकुलेशन में? जी सर। पहले आप ये बताएं, आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको Yes, बात sir. समझ आ रही है कि हम करने क्या जा रहे हैं? जी सर. हम ये करने जा रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि 25 फैक्टोरियल की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 की हाईएस्ट कौन सी पावर उसे डिवाइड करेगी। ठीक है ना, 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी उसे डिवाइड करेगी? ये बात समझ आ रही है? या 3 हाईएस्ट पावर कौन सी डिवाइड करेगी उसे? आंसर करें, आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? सर आ आवाज रही है. क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज तो मेरी सबको क्लियर नहीं आ रही। आ रही है सर, आवाज आ रही है। फिर मेरा सर ख्याल आपकी है, आवाज क्लियर है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अब आ रही है बैकग्राउंड से आवाज? नहीं सर अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, सर, चले। अब ये बताएं, आपको ये बात समझ आ रही है कि व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड? हम ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर मैं 25 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी उसे डिवाइड करेगी, यानी A1 क्या होगा, ये हमें फाइंड करने को कहा जा सकता है। या A2, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी ऐसी होगी जो 25 को डिवाइड करेगी। या 5 की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी जो इसे 25 को डिवाइड करेगी। आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? पहले ये बताएं। सर समझ आ रही है. आ रही है, ओके ओके ओके, ठीक। तो आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें आप आसानी से ये फाइंड कर सकेंगे। ये थ्योरम है द इंट्रोड्यूस्ड बाय लेजेंडर, थ्योरम 1.21। लेट P बी अ प्राइम, फर्ज करें P आपके पास कोई प्राइम नंबर है। द लार्जेस्ट पावर ऑफ P दैट डिवाइड्स एन फैक्टोरियल इज गिवन बाय, ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम निकालते हैं। इसमें जो ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब है ब्रैकेट फंक्शन या इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन जिसको कहा जाता है। मेरा ख्याल है बच्चे इससे फैमिलियर होंगे। एग्रीड और नॉट? ब्रैकेट फंक्शन से तो फैमिलियर है ना? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो बेटे? सर समझ नहीं आ रहा। सवाल पूछे ना, फिर मैं जो कह रहा हूँ तो सवाल पूछे। जो चीज बेटे समझ नहीं आ रही आप सवाल पूछे, गूंगे तो नहीं है आप। मैं इसलिए रुकता हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल पूछें। आप क्वेश्चन करें, मैं रुक जाता हूँ। बेटे सवाल पूछे। सर ये
जो थ्योरम हम रीड कर रहे हैं ना, इसमें क्या कहना चाहता है? असल में मुझे यहाँ से अभी तक समझ नहीं आ रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, सोच कर देखता हूँ, फिर बताऊँ। ओके, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, सवाल पूछे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ सोचने का टाइम आपके पास क्लास से पहले है या बाद में है। क्लास में आपने सवाल पूछने हैं अगर आप वाकई सीखना चाह रहे हैं। ओके सर। यहाँ सोचने की आप पहले भी नहीं सोच सकते, बाद में भी नहीं। ड्यूरिंग क्लास आप सवाल पूछें ताकि यहाँ मैं बैठ के क्लियर करूँ आपको। ये क्लास है ना बेटे, क्लास के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है सोचने का। सवाल पूछे आप, आपके सामने एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, आप उसको रीड करें। आप मुझसे पूछें कि आपको क्या समझ में, रीड करें। लेट पी बी ए फाइन। समझ आ रहा है या नहीं? जी जी सर। ओके। लार्जेस्ट पावर ऑफ पी, पी की सबसे बड़ी पावर जो एन फैक्टोरियल को तकसीम करेगी, वो इस एक्सप्रेशन के जरिए निकाली जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। बात समझ आ रही है या नहीं? यस सर। ओके, ये एक्सप्रेशन कहती है कि आप n को p से तकसीम करें और जो आंसर है उसका ब्रैकेट फंक्शन लें, उसमें जमा कर दें। n को आप p स्क्वायर से डिवाइड करें और उसका ब्रैकेट फंक्शन लें। फिर n को आप p पावर 3 से डिवाइड करें और उसका ब्रैकेट फंक्शन लें, और इसी तरह चलते जाए। ये ब्रैकेट फंक्शन होता क्या है आगे उसने एक्सप्लेन किया। ये x ब्रैकेट फंक्शन डिनोट्स द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, सबसे बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा ना हो। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ ये क्या कहना चाहता हूँ। ब्रैकेट फंक्शन का जो मकसद है वो ये है, 3.1 का ब्रैकेट फंक्शन बताएं वो कौन सा इंटीजर है जो सबसे बड़ा है लेकिन 3.1 से छोटा है। बताएं। सर 3 होगा। वेरी गुड। तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 3.1 इज 3। व्हाट अबाउट 3.9721? अगर मैं इसका ब्रैकेट फंक्शन निकालूं तो क्या आएगा? वो कौन सा इंटीजर है जो इस नंबर से पीछे है? कंसेक्टिव इंटीजर इससे छोटा कौन सा है? सर वो भी 3 होगा। वो 3 होगा। वेरी गुड। अगर -3.1 लिखा हो तो इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या आएगा? -3। सोचें पहले, वो नंबर, वो इंटीजर जो इससे छोटा हो। -3 तो इससे बड़ा है। -4 -4 होगा। -4 होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ये थ्योरम हमें क्या कहता है बेटे? ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास 25 फैक्टोरियल है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि p जो है वो 2 हो, यानी 2 की पावर्स देखना चाह रहे हैं आप कि हाईएस्ट पावर कौन सी ऐसी होगी 2 की जो 25 को तकसीम करेगी, 25 फैक्टोरियल को। यानी मैं इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी आएगी। उसका तरीका ये है कि आप 25 को 2 पे तकसीम करेंगे, ये थ्योरम आपको ये बता रहा है, और इसका ब्रैकेट फंक्शन है जमा, फिर आप 25 को 2 पे तकसीम कर चुके हैं तो आप 2 के स्क्वायर पे तकसीम करें और इसका ब्रैकेट फंक्शन लेंगे। फिर 25 को किस पे तकसीम करना चाहिए थ्योरम के मुताबिक? 2 पावर 3 से, ये थ्योरम कह रहा है। फिर 25 को तकसीम करेंगे आप 2 पावर 4। ये, फिर 25 को तकसीम करेंगे किस पे? 2 पावर 5। वेरी गुड, 2 पावर 5। वैसे 2 पावर 5 क्या आती है बताएं सर?
सर इस पे तो नहीं होगा। 32 आएगा। 32 सर 32 आएगा प्लस सो ऑन, चलते जाना है। 25 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या देगा? सर 12.5 12.5 आएगा। 25 डिवाइडेड बाय आंसर क्या देगा? 12.5। 5 वेरी गुड। तो 12.5 का ब्रैकेट क्या आएगा? 12 12 आएगा। सर वेरी गुड, वेरी गुड। 12 प्लस 25 बाई 4 आंसर क्या देगा? सर 8.7 5.8 आएगा। 25 बाई 4 8.25 तो कम से कम मैथ में डिवीजन तो कर लेना सही। 6 पॉइंट समथिंग देगा, तो उसका ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? सर 6.25 6 आंसर देगा। 6.25 का आंसर ब्रैकेट फंक्शन का 6 है। तो 25 बाई 8 3 3 आंसर आएगा करेगा। वेरी गुड। फिर 25 बाई 16 1 1 आंसर देगा। प्लस 25 बाई 32 0.7 0 आंसर देगा। यस सर ब्रैकेट फंक्शन 0 आंसर देगा ना। जी सर अच्छा 32 से आगे जाएंगे तो फिर 25 बाई 64 25 बाई 64 होगी ना अगली टर्म। यस सर उसका आंसर भी 0 आएगा। यस सर जी सर। फिर उससे अगली टर्म 25 बाई, वो भी 0 सर हाँ जी वो भी 0 देगा। तो आगे सारी टर्म 0 देंगी। एग्रीड और नॉट? यस सर यस सर। आंसर क्या आएगा? 12 प्लस 6 18 प्लस 4 क्या आंसर आया? 22 18 प्लस 4 20 22 सर 22। इसका मतलब ये है कि जब मैं 25 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 आएगी वो ये आएगी 22। एनी क्वेश्चन? नो सर इसी तरह अगर कोई पूछ लेता है हाईएस्ट पावर ऑफ 3 क्या आएगी, ये तो मैंने 2 के लिए क्वेश्चन किया है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3 क्या आएगी, तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 3 इसका ब्रैकेट फंक्शन। आगे क्या आना चाहिए बेटे? प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 वेरी गुड। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? गोलशेर तबस्सुम सर गुरशेर बेटे, बहुत अच्छे। 25 बाई 3 पावर 2 आप समझ गए क्लास कैसे लेनी। नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए? 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 वेरी गुड। 25 डिवाइड बाय 3 पावर 3 जी बेटे। आगे 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 वेरी गुड। 25 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 ये ब्रैकेट में आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही जी। यस सर अच्छा नेक्स्ट क्या है? व्हाट अबाउट 25 बाई 3? 8 आंसर देगा या नहीं? यस सर कैसे बोला? ये 8 पॉइंट समथिंग है। 25 बाई 3 8 पॉइंट समथिंग है, तो ब्रैकेट जो है वो 8 आंसर देगा। इंटीजर पार्ट जो है वो आंसर में आ जाता है। 25 बाई 9 2 सर वेरी गुड 2 आंसर देगा। देन 25 बाई वेरी गुड 0 देगा ठीक है। और 25 बाई 81 आगे सारे 0 देगा। यस सर आंसर क्या आ गया? 3 की सर 10 आएगा। 10। इसका मतलब है यहाँ 3 की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 10 आएगी। यस सर ठीक है।
यस सर। अब आपसे अगर पूछा है कि जी ये बताएं इसमें जो है वो 5 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, तो वो भी आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे 25/5 प्लस 25/5 स्क्वायर प्लस 25/5 क्यूब प्लस सो ऑन। बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर। यस सर। ओके। यस सर। तो थ्योरम आपको ये बताता है कि अगर आपने ढूंढना है पी की हाईएस्ट पावर या लार्जेस्ट पावर जो n फैक्टोरियल को तकसीम करती है वो कौन सी है, तो आप इस फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। अब आपको फार्मूला समझ आया या नहीं आया, चलिए बताओ। आगे आगे सर। आगे सर। आगे सर। आगे सर। किसी भी बच्चे का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ स्लो। जहां आपको कंफ्यूजन हो लगे आपने मुझसे पूछ लेना, मैं वहां रुक जाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p। हम चाहते हैं हम n फैक्टोरियल में p के फैक्टर्स काउंट करें। p के फैक्टर्स का मतलब है p की हाईएस्ट पावर यानी a1 जिसको हमने लिखा था, याद है आपको? यस सर। यस सर। The number of integers among 1, 2, 3, so on and that are divisible by p is simply n by p। इसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं जो p से तकसीम होने वाले सारे निकाल लेंगे, वो हम एक तरफ रख लेंगे, फिर हम आएंगे p स्क्वायर से निकाल कितने ऐसे नंबर्स हैं जो p स्क्वायर से तकसीम होते हैं वो निकालेंगे। सम ऑफ दीज आर आल्सो डिविजिबल बाय p स्क्वायर। जैसे 5 फैक्टोरियल में 2 से तकसीम होता है, 4 2 से तकसीम होता है, 6 2 से तकसीम होता है, ऐसे है ना? जी सर। फैक्टोरियल में 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से तकसीम होते हैं, 2, 4, 6। लेकिन इनमें एक ऐसा नंबर भी है जो p स्क्वायर से यानी 4 से 2 से डिवाइड होता है, वो है 4। तो 2 वाले तो हमने देख लिए कितने, अब हम देख रहे हैं p स्क्वायर से डिवाइड होने वाले कितने, तो p स्क्वायर से डिवाइड होने वाले नंबर्स निकालेंगे। सम ऑफ दीज आर आल्सो डिविजिबल बाय p स्क्वायर एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूट एन एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ p जो कि n by p स्क्वायर हो। There are exactly n by p square positive integer not exceeding n that are divisible by p square जो p स्क्वायर से तकसीम होते होंगे। उस पहले वाली तादाद और इस वाली तादाद को हम ऐड अप कर देंगे। इसी तरह देखेंगे p पावर 3 जो है उससे तकसीम होने वाले कितने नंबर हैं उसको भी ऐड कर देंगे, p पावर 4 से तकसीम होने वाले कितने नंबर हैं उसको भी ऐड कर देंगे। लेकिन नोट करें that this sum has only a finite number of non-zero terms। हमेशा ऐसा होगा कि इसमें finite number of non-zero terms होंगे, क्योंकि एक ऐसा p जरूर होगा उसकी पावर k ले तो n ओवर p के जो है इसका आंसर लेस देन 1 होगा। यानी ये वो p होगा, p पावर k वो होगा जो n से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही n छोटा होगा p पावर k बड़ा होगा, k लेस देन 1 होगी, हमेशा ब्रैकेट फंक्शन आपको 0 आंसर देगा, जैसे प्रैक्टिकली आपने एग्जांपल्स में देखा वो दे रहा। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो बेसिकली क्या है कि आपने इस सारी एक्सप्रेशन को उस p के लिए सॉल्व करना है जिसके बारे में सवाल किया गया। यानी p अगर 2 कहा गया तो p को 2 रखें, p 3 कहा गया तो 3 रखें, p को 7 कहा गया 7 रखें। तो ये थ्योरम आपको हेल्प करता है n फैक्टोरियल की फैक्टराइजेशन करने में। एनी क्वेश्चन? नो सर। तो आपको मैं अब कुछ सवालात दे रहा हूँ जो आपका होमवर्क भी है, असाइनमेंट भी है। 34 फैक्टोरियल, इस आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 70 फैक्टोरियल, इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मींस आपने यहाँ लिखना है 2 पावर a1 को फाइंड करना है, फिर 3 पावर a2 को फाइंड करना है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? जी सर आ रही है। 5 पावर a3 को फाइंड करना है,
और 7 पावर A4 को फाइंड करना है एंड सो ऑन। कर लेंगे। इंशाल्लाह सर। यस सर। अच्छा, एज एन एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको सिर्फ 7 के लिए थोड़ा सा काम करवा। 34 डिवाइडेड बाय 7, ये मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ बताएं जरा। A4 सर। ये वेरी 7 गुड। की हाईएस्ट पावर क्या आएगी? ये मैं A4 फाइंड करने जा रहा हूँ प्लस 34 किससे डिवाइड करूँ इसको? 7 स्क्वायर वो क्या होता है? 39 49 49। क्या आगे की टर्म्स मुझे लिखने की जरूरत है? 7 की पावर 2 सर। क्यों भला? नो सर। फिर जीरो आ जाएगी सर। नो सर, आगे पे जीरो आएंगे। यहाँ पे 0 आ चुका है तो मुझे आगे की टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं। तो 34/7 4 आंसर करेगा। यस सर 4 आएगा। यस सर। 34/7 इज 4 पॉइंट समथिंग। यस तो सर। 4 पॉइंट समथिंग का ब्रैकेट फंक्शन 4 आएगा। एग्रीड? जी यस सर। सर। तो 34 फैक्टोरियल में 7 की जो पावर आएगी मैक्सिमम वो ये 4 आएगी। 4। एनी क्वेश्चन? नो सर। इसी तरह आप अगर A1 फाइंड कर रहे हैं तो आप 34/2 करेंगे, 34/2 स्क्वायर करेंगे, 34/3 स्क्वायर 2 पावर 3 करेंगे, 34/2 पावर 4 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है या नहीं? सर आ रही है समझ। इसी तरह आपने हर पावर को आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन सारी आ जाएगी, जितने भी प्राइम जिसको तकसीम कर रहे होंगे उन सब की पावर्स आ जाएगी। 31 प्राइम है। जी सर प्राइम 31 लिख दिया। प्राइम है। हाँ 31 अगर प्राइम है इसकी पावर में A लिख देता हूँ। आप A कैसे फाइंड करेंगे बताएं जरा। 31 पे डिवाइड कर। हाँ कैसे 34 फाइंड डिवाइडेड करेंगे? बाय 31 सर। 34 डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय 31। 31। कोई और टर्म भी लिखेंगे आगे? नो सर। नो सर, क्योंकि वो 0 हो जाएगी वो सर। 0 हो जाएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो A की वैल्यू 1 होगी, यानी 31 की जो हाईएस्ट पावर 34 को डिवाइड करेगी 34 फैक्टोरियल को, वो 31 पावर 1 होगी। ठीक है? जी सर। ओके, ये अब आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? हो रहा है यस सर। सर। ओके ठीक है। ये आपका थ्योरम था जो 1.21 थ्योरम है प्रेजेंटेड बाय द लेजेंडर, और उसने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम which divides and factorial can be obtained by this formula, इस फार्मूले के। ठीक है जी? जी सर। जी सर। ओके, ये एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम का ट्रिक था। हम ऑलरेडी मुख्तलिफ सवालों में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट m एंड n बी इंटीजर्स। अगर ये दो इंटीजर है, नॉट बोथ जीरो, जीरो नहीं है, देन m और n का जो GCD होगा इक्वल होगा n इंटू m में से आप t टाइम्स n माइनस कर दें। आपको याद है लास्ट लेक्चर्स में हमने एक काम किया था कि अगर आपने GCD फाइंड करना है दो नंबर्स का, मिसाल है ये 35 है और 125, ये दो नंबर्स हैं, मुझे इनका GCD फाइंड करना। क्या तरीका हम अपनाते थे? 125 में से 35 माइनस करते थे। याद है आपको? आंसर करें बेटे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी सर। ये आपने GCD निकाला है लास्ट लेक्चर्स में, हाँ या ना में जवाब में? यस सर। किस तरह निकाला है हमने? GCD किस तरह निकाला है हमने?
तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में जो कॉमन होगा वो ग्रेटेस्ट होगा इन दोनों में। किस तरीके से निकाला है मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रही जीसीडी की, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई हमने किस तरह निकाला है ये बताओ। सर वो नंबर्स जो उनको डिवाइड कर रहे हो उनको अलग रखेंगे। ये बताओगे सर जी। क्या मतलब अलग रखेंगे तो कौन से नंबर उनमें किसे से जो डिवाइड? कॉमन होगा सर, दोनों के जो जो नंबर्स उनको डिवाइड कर रहे होंगे उनको उनमें से जो कॉमन होगा इस तरह वो ठीक है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन ये कि ऐसा नंबर जो दोनों को तकसीम कर रहा हो वो हम जी सर। लिखते जाएंगे, उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। जी सर। अब तरीका थोड़ा सा बदल रहा है, हम इन दोनों नंबर में से देखेंगे छोटा कौन सा है, आप बताएं कौन सा है? सर 5। इन दो नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है? सर छोटा 35। 35। तो 5 तो है ही नहीं, आप 5 बोल रहे हैं यार, क्या हो गया? 35 सर मैं 35 को आप ऐसे लिख लें, 125 में से आप 35 माइनस करना शुरू करें ताकि ये छोटा हो जाए 35 से। अब देखें, मैं एक दफा अगर 35 माइनस करूंगा क्या ये 35 से छोटा होगा? नो सर। यस नहीं सर। नो। गुड। दो दफा अगर माइनस टू 35 देन नो सर। नो सर। नहीं होगा। तीन दफा अगर माइनस करूं? नो सर। श्योर? होगा सर जी। देखो 3 टाइम्स ऑफ 35 क्या होता है? 105 105 105 अगर हम 125 में से माइनस करें तो क्या आएगा? 20 वो छोटा, वो लिखते हैं 20। छोटा हो गया ना बेटे? जी सर हो गया। ओके, अब इनमें से छोटा कौन सा है? अब 20। वो 20 वैसे के वैसे लिखो। 20 की हाईएस्ट इसमें से माइनस करना। एक दफा 20 माइनस किया, आंसर क्या आया? 15। तो 15 छोटा हो गया ना 20 से, इसको वैसे लिख दे 15 वैसे। अब 15 छोटा है या 20? 15 सर। 15 छोटा है, तो यहाँ 20 में से 15 को माइनस करें, 5 सर। 5 आ जाए। गुड। अब आप देखें क्या 5 और 15 दोनों में से कोई एक दूसरे को तकसीम करता है पूरा पूरा? 5 करेगा 15 को। 550। इसका मतलब है जीसीडी ऑफ 5 होगा, मींस 35 और 125 का जीसीडी क्या होगा? 5। ये जीसीडी निकालने का एक आसान तरीका है। एनी क्वेश्चन? नो सर। इससे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा सर? मैं बेटे 5 होगा ना। 35 और 125 का जीसीडी इक्वल करता आया हूँ, 5 क्या आ गया, इसका मतलब 5 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 35 एंड 125। बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, 5 होगा। 5 जो है तो 35 और 125 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। और कोई सवाल है तो करें। अब ये जो थ्योरम है आपके पास, इसमें हम बार बार ये चीज डिस्कस करेंगे, वो यही कह रहा है कि जो नंबर छोटा हो उसको वैसे लिख दें, n को वैसे लिख दें, और m में से आप n माइनस कर दें उस वक्त तक जब तक ये नंबर छोटा ना हो जाए। बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर। जी सर। m माइनस टी, n का मतलब है m में से हम n माइनस करेंगे t टाइम्स। बाज दफा 2 गुना माइनस करेंगे, बाज दफा 3 गुना, बाज दफा 1 गुना, लेकिन माइनस करते जाएंगे। ये आखिर में आपके पास छोटे नंबर्स आ जाएंगे जिनका जीसीडी फाइंड करना आसान होगा। ये लेमा आपको ये मैसेज दे रहा है। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, मैं इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाऊंगा, आप खुद प्रूफ करें। मैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ 2 नंबर्स लिखे हुए हैं 996 और 234, तो सबको नजर आ रहे हैं? यस सर। हमें इनका जीसीडी फाइंड करना है। सपोज वी वांट टू फाइंड द जीसीडी ऑफ
9, 9, 6 and 2, 3, 4. Agreed? Yes, sir. By the preceding lemma, ये जो पीछे lemma हमने अभी डिस्कस किया है, with t is equals to 1, अगर हम करना चाहें तो बड़ा नंबर कौन सा है? 9, 9, 6. छोटा नंबर कौन सा है? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Very. तो 2, 3, 4 को हम वैसे ही लिखेंगे. 9, 9, 6 में से 2, 3, 4 माइनस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे. तो इससे जीसीडी चेंज नहीं होगा, वो बता रहा है. ये जो माइनस हमने किया है, द जीसीडी हैज नॉट चेंज्ड बट वन ऑफ द नंबर इज स्मॉलर. जब हम इसको माइनस करेंगे तो नतीजा ये आएगा इन दोनों में से कोई एक नंबर छोटा होगा. वो 234 भी हो सकता है, वो आने वाला आंसर भी छोटा हो सकता है. तो वो कह रहा है कि आप देखें कितने गुना 234 का जो है इसमें से माइनस करें तो ये छोटा नंबर आंसर देगा. यहाँ वो आगे डिवीजन करके बता रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ 234 जो है अगर आप माइनस कर दें इसमें से तो बाकी 60 बचेगा. इसका मतलब है यहाँ मैं 996 में से सिर्फ एक दफ़ा 234 माइनस नहीं करूँगा, 4 दफ़ा माइनस करूँगा और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 60. तो यहाँ 234 वैसे के वैसे और 60 आ जाएगा इस 996 की जगह पे. कोई सवाल? नो सर. शाबाश, ठीक. ये देखें 4 टाइम्स उसने माइनस किया तो आंसर आ गया 60. अब इनमें से छोटा 60 है तो हम क्या करेंगे, 60 का 3 टाइम्स जो है इसमें से माइनस करेंगे. 60 का 3 टाइम्स है 180. तो 180 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये आपको 54 देगा. तो 60 और 54 लिख देंगे. अब 54 को एक दफ़ा माइनस करें 60 में से तो आपको 6 आंसर करेगा. तो 54 और 6 लिख देंगे. अब 6 जो है वो 54 को डिवाइड करता है तो इनका जीसीडी 6 आ जाएगा. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 996 और 234 का जो जीसीडी है वो 6 है. एनी क्वेश्चन? नो सर. अगर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करना चाहें जैसे अभी हमने किया है, उससे 2 नंबर थे हमारे पास 9, 9, 6 और 2, 3, 4. 3, 4. ये 2 नंबर. इनमें से छोटा जो है वो लिख लें वैसे के वैसे 234 और इसका 4 टाइम्स जब आप इसमें से माइनस करेंगे 996 में से तो आपको आंसर देगा 60. अब इनमें से जो छोटा है वो लिखें, वो है 60. ठीक है. फिर 234 में से 60 का 3 टाइम्स माइनस करें. 3 टाइम्स ऑफ 60 इज 180. 180 इसमें से निकालेंगे तो ये 54 आंसर करेगा. एनी क्वेश्चन? नो सर. इसी तरह 54 को एक दफ़ा आप 60 में से माइनस करेंगे, आंसर आपको दे देगा 6. यहाँ 54. अब आप 54 को जब डिवाइड करते हैं 6 से तो वो पूरा उसे डिवाइड कर रहा है. 6 54 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स इसका जीसीडी 6 आ गया. तो 996 और 234 का जो जीसीडी है वो 6. क्लियर हो गया? जी सर. यस सर. जी हाँ. ये बात बेटे वो असल में जो कह रहा था बात ये क्या है बुक में लिखा हुआ स्टेप वाइज, वो ये कह रहा है इन सारी एग्जाम्पल में. सवाल है तो करना. नेक्स्ट है जी रेंज यूक्लिडियन एल्गोरिथम. हमारे पास पहले भी हमने डिस्कस किया है, इसमें थोड़ी सी नॉवेलिटी है. सपोज ए एंड बी आर पॉजिटिव और ए जो है वो अब बड़ा है पी से, अब ए और बी इक्वल है. टू फाइंड द जीसीडी first set m is equals to a and n is equals to b and let r be the remainder when m is divided by n. If r is not equal to 0, replace m by n and n by r. Then repeat the process if r is equal to 0. तो ab का जो gcd होगा वो n आ जाएगा अगर r 0 है. अगर r 0 नहीं है तो हम इसको रिपीट करते रहेंगे प्रोसेस. ये कह क्या रहा है एक्चुअली?
ये जो बात अभी हम कर रहे थे कि बार बार आप माइनस करते जाएं, छोटे वाला लिख लें और बड़े वाले में से माइनस करके आंसर लिखें। अभी हम कह रहे थे ना, डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल। यस जी सर। तो ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम उसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा है। अगर आपको ए और बी दो नंबर मिले हुए हैं तो आप इस प्रोसेस के अंदर जो हमने किया है, एम को ए रख लें और एन को बी रख लें, बस ये कह रहा है। ओके, ओके सर। इसका आपने प्रूफ नहीं करना, बस सिर्फ ये थ्योरम आपको आता हो। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, आपकी असाइनमेंट ये है, ये जो आपने लिखा हुआ इक्वेशन नजर आ रही होगी, द इक्वेशन ax + by = c, इसको कहा जाता है डायफंटाइन इक्वेशन। ठीक है, डायफंटाइन इक्वेशन जो है, इसको आपने इसके ऊपर एक नोट लिखना है 2 पेजेस का और वो मुझे सेंड करना है। ये होती क्या है डायफंटाइन इक्वेशन, और प्लीज सिर्फ बुक पढ़ें, ये वाली हेल्पिंग नोट्स पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन मेन क्रक्स इस बुक में से लें। मुझे थ्योरेटिकली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए डायफंटाइन इक्वेशन होती क्या है, किस इक्वेशन को हम डायफंटाइन इक्वेशन कहते हैं, किस इक्वेशन को हम डायफंटाइन इक्वेशन नहीं कहते। ठीक है, मुझे ये आपसे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए एक। दूसरा मुझे क्या चाहिए, ये जो थ्योरम है, नॉनवर्ड सारी चीजें हैं, ये मैं आपसे खुद डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे जो आपसे आंसर चाहिए इस इक्वेशन के बारे में, वो ये चाहिए कि डायफंटाइन इक्वेशन कौन सी होती हैं और कौन सी इक्वेशन डायफंटाइन इक्वेशंस नहीं होती। कोई सवाल है तो कर लें। नो सर। नहीं। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन के लिए हिंट आपको दूं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया, इसके लिए हिंट देता हूँ। पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, आपने मुझे उसका आंसर करना है। px + 6y = 1। आप मुझे x और y की कोई भी वैल्यूज बता दें, कोई भी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है, आप लोगों ने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए होंगे, हाँ या ना? यस सर, किए हुए हैं। ओके, आप मुझे y की कोई ऐसी वैल्यू, x की और y की कोई ऐसी वैल्यूज बताएं जिनको मैं यहाँ पुट करूँ तो आंसर 1 आए। सर x - 2 और x को मैं -2 पुट करूँ, x -2 हो, y क्या हो बेटे? 1 1 हो। तो जब मैं यहाँ -2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा -6। एग्रीड? यस सर। और जब मैं y को 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 6। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये 1 देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, ये तो 0 देंगे। 0 बन जाएगा। फिर ये वैल्यूज तो ठीक नंबर नहीं सिर्फ है। इन टीचर्स में से लेने हैं, किस में से लेने हैं? जहाँ से मर्जी दें, मैंने तो x और y पूछे आपसे। ये आपका आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। जी, नहीं समझ आ रहा? एक लीनियर इक्वेशन का सलूशन तो क्विकली निकाल लेना चाहिए आपको बेटे। मैं आपकी जगह होता तो मैं x को 0 पुट करके फौरन y निकाल लेता। जैसे मैं x को 0 पुट करूंगा तो y आ जाएगा मेरे पास 1/6। यहाँ x 0 है, x को आप 0 पुट करें, y 1/6 आ जाए, नहीं आएगा? आ जाएगा सर। तो आप इतनी देर लगा रहे हैं। y को आप 0 पुट करें, x आपके पास 1/3 आ जाएगा, 1/3।
इस तरह के हजारों सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं और आप बहुत डिले कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही? अब आ गई है सर। आ रही है। क्या वाकई आपको पहले नहीं आती थी? सर यानी नहीं सर, समझ कंफ्यूज हो गए थे ना। नहीं, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी नहीं आते आपको? श्योर, पक्की बात है? बता दें बेटे, नहीं आते तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ये तो बुरी बात नहीं है। सर आता है मगर ज्यादा टाइम लेगा। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही कौन से पेज पे जाना है। क्या कह रहे हैं बेटे, बताएं। सर आते तो हैं लेकिन टाइम ज्यादा लेते हैं। नहीं मतलब आप किसी एक को भी जीरो पुट करते हैं तो दूसरा निकालने के लिए कितने घंटे लेते हैं वैसे? सर अब इंशाल्लाह जल्दी निकाल लेंगे। नहीं, ये मैं हैरान हूँ कि मेरा ख्याल है बेटे, आप मुझे ना करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्लास 4-5 से ये इस तरह के प्रॉब्लम्स 6 से शुरू हो जाते हैं, क्लास 6 से। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो 6 से बीएस के 4th सेमेस्टर तक मेरा ख्याल है कि हमें लीनियर इक्वेशन आ जानी चाहिए सॉल्व में। अच्छा चलें, मैं इसको मान लेता हूँ, हमेशा की मेरी एक आदत है कि नहीं आता। आपको बेटे कहना ये चाहिए सर ये प्लीज सॉल्व कर दे, हमें ना भूला हुआ है। ये अभी एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था, याद है? मैं कह रहा था कि इसको पढ़ना आ गया, इसको समझ आ गया कि पढ़ना कैसे, कह रहा था ना मैं। जी सर। तो फौरन रिस्पॉन्ड कर रहा था वो, इसलिए कहा था। फर्ज कर एक चीज नहीं हो रही ना, रिस्पॉन्ड फौरन करें। मेरा एतराज ये नहीं है कि आपको नहीं आता, मेरा एतराज ये है कि आप रिस्पॉन्ड फौरन करें। एग्रीड? यस सर। जी सर। अब आपने रिस्पॉन्स देना है बेटे फौरन। तो ये मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले हैं, x0 y 1/6, x 1/3 y 0। इसमें आपको अगर कोई एम्बिग्युइटी है, समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। पूछें मुझसे। जी बच्चे। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये क्लियर है। अब सवाल मैं बदल रहा हूँ। फाइंड, आपने फाइंड करना है x y जो ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स हो। क्या ऐसे x y हम फाइंड कर सकते हैं? सवाल ये है। इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है 3x + 6, इसमें हम ऐसे एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं इसी क्वेश्चन से। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर है नो, नहीं फाइंड कर सकते। टीचर होने चाहिए। ऐसे एक्स वाई जो इंटीजर्स हों और मैं यहाँ पुट करूँ x की जगह और y की जगह और आंसर 1 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। y क्यों पॉसिबल नहीं है? एक हम इसका आंसर ढूंढेंगे और दूसरा हम इस चीज का आंसर ढूंढेंगे when, कब पॉसिबल होगा। इन 2 सवालों के जवाब हमने ढूंढने हैं। मैंने आपको आंसर किया कि इस इक्वेशन के लिए ऐसे सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है जो इंटीजर हो। देखिए यहाँ 0 इंटीजर है, y भी इंटीजर है। y इंटीजर जी सर। यहाँ y इंटीजर है, x भी इंटीजर है। नो सर। नहीं है। मैं ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करना चाह रहा हूँ जो दोनों इंटीजर्स हों, लेकिन मैंने आंसर आपको क्या दिया कि ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करते। y, इसका आंसर हम ढूंढेंगे और when, कब एग्जिस्ट करेंगे, इसका आंसर हम ढूंढेंगे। एनी क्वेश्चन?
नो सर। ओके, उस वक्त मैं व्हेन का आंसर बाद में दूंगा, पहले मैं वाई का आंसर देता हूं आपको। आप बताएं एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। 3 और वाई का कोफिशिएंट क्या है? 6 6 इसका जीसीडी क्या आएगा? 3 3 सर। 3 सर। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 इसका जीसीडी है। ये जो नंबर है इक्वल के इस तरफ, क्या 3 इसको डिवाइड करता है? नो सर। नहीं करता। अगर ये करता होता तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। अब चूंकि ये डिवाइड नहीं करता इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कोई सवाल है तो करें। मैंने सिर्फ y का आंसर दिया है कि क्यों इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ गई सर। क्यों? आपने कोफिशिएंट्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना है और चेक करना है कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इस नंबर को डिवाइड करता है या नहीं। अब मैं एग्जांपल देता हूं एक, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9। 6 और 3 का जीसीडी क्या आएगा? 3 3 सर। वो 9 को डिवाइड करता है। यस सर। यस सर। इसके लिए आप इंटीजर फाइंड कर सकेंगे x और y, ऐसे जो x भी इंटीजर हो y भी इंटीजर हो, इस इक्वेशन के लिए फाइंड हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए नहीं फाइंड होंगे क्योंकि इसका जीसीडी जो है a और b का, यानी कोफिशिएंट्स का जीसीडी 1 को डिवाइड नहीं करता। अगर ये डिवाइड करता तो हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे x और y जो इंटीजर्स हों। लेकिन यहाँ पे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 जो इक्वेशन है, इसके लिए हम ऐसे x और y फाइंड कर सकते हैं जिनको हम यहाँ पुट करें, आंसर 9 दे और वो दोनों इंटीजर भी हों। बात समझ आ गई नहीं? जी सर आ गई। जी सर। ऐसी इक्वेशन कहलाती है डॉफरेंटाइन इक्वेशन। डॉफरेंटाइन इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो लीनियर होती हैं और उनमें जो सॉल्यूशन होता है वो इंटीजर्स में से आता है, z में से। इसमें x नेगेटिव हो सकता है, x 0 हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है, y 0 हो सकता है। जैसे मैं एक सॉल्यूशन आपको बताने लगा, आप y को 0 पुट करें और x को 3 पुट करें, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सर 9 आएगा। 9 आएगा। तो 3 इंटू 3 प्लस आएगा ना आंसर? यस सर। तो इसके सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो गया x 3 है y 0 है। ये समझ आ गया? जी सर। अच्छा, इसी तरह आप x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करें तो भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 9। यस सर आ जाएगा। एक सॉल्यूशन आ गया 3-0, एक सॉल्यूशन आ गया 1-1। इसके इंटीजर सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जबकि इस इक्वेशन के लिए जो हमने सबसे पहले लिखी थी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1, इसके इंटीजर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। ये इक्वेशन डॉफरेंटाइन इक्वेशन नहीं है। कोई सवाल? नो सर। ओके, तो ये एक छोटा मैंने अपनी तरफ से रिव्यू दिया है जिसको आपने इन 2 पैराग्राफ्स में पढ़ना है। ठीक है? खास तौर पर दूसरे पैराग्राफ, इन दिस सेक्शन we analyze the integer solution of the equation this। इस इक्वेशन के हम कौन सा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है? यस सर। यस सर। अब हम देखेंगे क्या एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन है या नहीं।
since the existence and form of a solution follow from the previous results of this chapter. जो हमने पीछे पढ़ा है, पीछे रिजल्ट्स पढ़े, उसी से हम ढूंढेंगे क्या ये रिजल्ट्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, क्या ऐसा सोल्यूशन फाइंड किए भी जा सकते हैं या नहीं। अगर जा सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, अगर किए नहीं जा सकते तो फिर हम बताएंगे कि क्यों नहीं किए जा सकते। In particular, we will show that if such a equation has a solution in integers, then it has infinitely many. लेकिन याद रखें कि अगर इसके solutions exist करते हैं, integer solutions, तो वो unique नहीं होंगे, infinitely many होंगे। Any question? No sir. तो ये पैराग्राफ ये इंफॉर्मेशन देता है कि डॉफरेंटाइन इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनके इंटीजर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हो, और अगर उसका कोई इंटीजर सॉल्यूशन एक भी हमने ढूंढ लिया तो उसके इनफिनाइटली मैनी इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक नहीं होगा सिर्फ। फिर बहुत सारे ऐसे एक्स और वाई होंगे जिनको पुट करने से आपके पास वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी, और वो सारे के सारे इंटीजर होंगे, एक्स भी इंटीजर, वाई भी इंटीजर। एनी क्वेश्चन? नो सर। तो ये है डॉफरेंटाइन इक्वेशन का एक ब्रीफ रिव्यू जो मैंने दिया। आपने इसके ऊपर एक नोट लिखना है इसके सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस पे, और इसके सॉल्यूशन हमने फाइंड कैसे करना है उस पे, ये आपने लिख के मुझे सबमिट करवाना है। ये आप जहाँ 2 थ्योरम्स हैं इनको भी पढ़ें, इसके बाद ये नोट है इसको भी पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, और आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है कि भाई क्या आप कहते हैं डॉफरेंटाइन इक्वेशन के बारे में। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो इसकी एक्सरसाइज होती है पिछले पूरे कोर्स में लीनियर अलजेब्रा के, आपने देखा कि बहुत सारी एग्जांपल्स मैं करवा देता हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज स्टूडेंट के एंड पे होती है, वो मैं उसमें हेल्प करूँगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आप करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैप्टर 1 की तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व काफ़ी हद तक कर चुके होंगे या आप करके लाएंगे। इसमें 2 हिस्से हैं इस बुक के, हर एक्सरसाइज के। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हुए हुए हैं, जिनके सॉल्यूशंस हमने दिए हुए हैं बुक में। 1.1 जैसे आपको नजर आ रहा है, इसका सॉल्यूशन गिवन, 1.2 का सॉल्यूशन गिवन है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होती है इस बुक में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाले होते हैं जिनके सॉल्यूशंस गिवन हो। जैसे 1.20 है, ये फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, लेकिन व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स दिस, ये उसने सॉल्यूशन दिया हुआ। तो जहाँ सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो प्रॉब्लम्स आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने हैं। अगर कहीं कोई एम्बिग्युइटी आ रही है आप उससे डिस्कस करेंगे, मैं आपको हेल्प करूँगा। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस इन इंटीजर्स ऑफ 15x + 7y = 210। हम x और y की जगह कौन से इंटीजर्स पुट करें कि ये आंसर 210 दे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, फिर कहते हैं डिटरमिन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, कितने सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी हमने उसको बताना है। अच्छा, आते हैं थोड़ा सा, अगर हम देखें कि x को अगर हम 0 पुट करें तो y हमारे पास 30 आता है। x 0 y 30 जो है ये इसका एक सॉल्यूशन है। अच्छा, अब 15 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इनका जीसीडी, और 1 जो है वो 210 को डिवाइड करता है, इसलिए इसके इंटीजर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो x हम कैसे फाइंड करेंगे 70, और y हम फाइंड करेंगे 30 - 15t। ये कैसे आते हैं, ये आप वो जो 2 थ्योरम्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि फौरन उसने कैसे लिख दिया कि x 70 टाइप की चीज़ें होंगी और y जो है वो 30 - 15t टाइप की चीज़ें होंगी। ये आप पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये वहाँ पढ़ने के बाद। वेयर t रेंजेस ओवर द इंटीजर्स, t जो है वो इंटीजर्स है। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव हों। ऐसे कितने सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं बी पार्ट में, वो उसने आंसर किया है सिंस x इज ग्रेटर देन 0 वी मस्ट हैव t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अगर x ग्रेटर देन 0 है
तो टी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब टी अगर 1 है तो उसका आंसर y का आएगा 15, टी अगर 2 है तो y का आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए तो टी को 2 नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो टी 1 या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब टी सिर्फ 1 हो सकता है। तो यहाँ टी को 1 पुट करें तो x 7 आएगा और y आ जाएगा 15। तो 7 15 सिर्फ एक ऐसा सोल्यूशन है जो पॉजिटिव है। बाकी सारे सोल्यूशन में या तो x या y 0 हो रहे होंगे या नेगेटिव हो रहे होंगे। सिर्फ एक ऐसा सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 15। x को 7 और y को 15 पुट करें तो आपके पास 210 आंसर आ जाएगा। ये एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें ये एम्बिग्यूटी हमें नहीं है। कोई सवाल? नो सर। इसी तरह आपने बाकी सारी एक्सरसाइजेज बेटे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हुई है जो सॉल्व है, अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब एक्सरसाइजेज हैं जो सॉल्व है, हल हुई हुई हैं, जिनके सॉल्यूशंस गिवन है। और फिर कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी हैं जिनके सॉल्यूशंस हमने नहीं दिए हुए, बीच में होंगी ऐसी एक्सरसाइजेज। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, प्रैक्टिस करें और डिस्कस भी करें। अगर आपको फर्ज करें कोई मसला होता है किसी एक्सरसाइज में तो आप डिस्कस भी करें। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा इट विल, ये देखें ये वो एक्सरसाइज हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं गिवन, एक्सरसाइजेस को चैप्टर 1 जिनके सॉल्यूशंस गिवन नहीं है। तो जब आप सारे वो एक्सरसाइजेस कर लेंगे जिनके सॉल्यूशंस गिवन है तो इनमें से भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप करने के लिए हल हो जाएंगे, आपको इशू नहीं होगा। नोट्स का मतलब है ये समरी है जो चैप्टर 1 की है, इसमें जितने नोशन डिस्कस हुए उसकी समरी बना के उसने चैप्टर के एंड पे लिखी हुई। ये उसने वो तमाम साइंटिस्ट जिन्होंने हेल्प किया इस तरह के काम को, उसका एक रिव्यू दिया और फिर वो रेफरेंसेस जहाँ से ये चैप्टर लिखा गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह चैप्टर 2 का होगा और चैप्टर 2 इज कंसर्न विद कॉन्ग्रुएंस। पढ़ के आइएगा, इसके कम से कम पहले 5 पेज जो है वो आपने पढ़ के आने हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे स्लो आराम से, जब इसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी देन वी विल गो थ्रू फास्ट कि जी ये चीज़ें अब आपको क्लियर है। एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। ओ सर